आज की किस्में हम आपको बताएंगे कि 2016 में अगस्त के बाद जब MQM पाकिस्तान बन गई, उसके बाद इस पार्टी में क्या क्या ट्विस्ट आए। यहाँ पर सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जब 14 साल गवर्नरशिप में रहने के बाद डॉक्टर इशरतुल इबाद गवर्नरशिप छोड़कर फ़ौरन दुबई रवाना हो जाते हैं। इस दौरान मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से गवर्नर सिंध और वसीम अख्तर, जो कि उस वक्त मेयर कराची थे, उन्हें भी कई बार तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा था। चौदह सालों में जितनी भी बुराइयां हुई हैं, उस सबकी मदर ऑफ ऑल बुराई जो है वो रिश्वतुल इबाद खुद है। इस शहर को तबाह कर दिया। साबिक गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फैसला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पहले ही कर चुकी थी और फिर वो दिन आया जब 2002 में गवर्नर बनने वाले 14 साल गवर्नरशिप पर रहने वाले इशरतुल इबाद अचानक ही मुल्क से बाहर चले गए और अपनी सीट छोड़ दी। इसी दौरान जो हमने आपको पिछली किस्त में ये बताया था कि MQM में होती है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, वो एंट्री किसकी थी? वो एंट्री थी कामरान टिसोरी की, जो कि मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा थे, लेकिन अचानक से वो MQM पाकिस्तान में आकर शमूलियत इख्तियार करते हैं। ये PMLF में अब तक शामिल रहे हैं, वहाँ से ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल होना चाह रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि कामरान टिसोरी आगे जाते जाते MQM का एक रोशन सितारा बन जाएंगे। All right, ladies and gentlemen, are you ready to welcome the Governor of Sindh, Kamran Khan Tisori साहब? MQM पाकिस्तान कारकुनों के दिलों में बसती है। शायद खुद ये कामरान टिसोरी को भी नहीं मालूम था, लेकिन कामरान टिसोरी के हवाले से MQM पाकिस्तान के अंदर पहले ही बहुत मुखालफत पाई जाती थी, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ सबसे पहले राब्ता कमेटी का रुकन बनाया गया, बल्कि एक एक करके उन्हें बहुत से ओहदे भी दिए गए। इतनी अहमियत मिलने की वजह से कामरान टिसोरी की पार्टी के अंदर मुखालफत भी बहुत ज़्यादा थी। 2016 23 अगस्त के बाद जब MQM पाकिस्तान बन गई, एक और चैलेंज जो इनके पास सामने आया था कि इसको हेड कौन करेगा। उस वक्त कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ठहरे और उसके बाद जो मसाइल MQM के सामने थे वो एक उनकी सियासी सरगर्मियाँ थीं जो कि प्रॉपरली MQM पूरे कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में नहीं कर पा रही थी। मुख्तलिफ हलकों में हमने देखा कि MQM रहनुमाओं की जानिब से बारहा इसी बात की यकीन दहानी कराई जाती रही कि उनका अब बानी मुत्तहिदा से कोई ताल्लुक नहीं है। हम कह रहे हैं मुकम्मल क़तई ताल्लुक लंदन के साथ, तहरीक के बानी के साथ मुकम्मल। ये तमाम तर चीज़ें अभी 2017 में चल रही थीं कि MQM के दफातर और जो उनके यूनिट और सेक्टर ऑफिसेस थे वो भी उन्हें वापस नहीं मिले थे। MQM पाकिस्तान ने बहादराबाद में अपना आर्जी सेटअप जो है एक बिल्डिंग में किया और वहाँ पर तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ अपनी जारी थी। तहम 2017 इसी तरह MQM के लिए गुजर गया कि वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी और खड़े होने की कोशिश कर रही थी। आज के इस जलसे ने ये तय कर दिया है MQM पाकिस्तान यहीं पर मौजूद है। MQM इज अ फोर्स टू रेकन विद। MQM एक सियासी कुव्वत है। 2018 जब शुरू होता है तो एक और चैलेंज MQM के सामने आता है और इस बार मार्च में होने थे सेनेट इंतखाबात, क्योंकि इस वक्त MQM के बानी पार्टी से अलहदा हो चुके थे और पार्टी के अंदर जो लीडरशिप थी वो इंतहाई मजबूत नज़र नहीं आती थी। उस वक्त भी पार्टी में बहुत से लोग ऐसे थे जो फारूक सत्तार की लीडरशिप के खिलाफ नज़र आते थे, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कि फारूक सत्तार के साथ नज़र आते थे। MQM पाकिस्तान कारकुनों के दिलों में बसती है और वो कारकुन डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को दिल से अपना सरबराह मानते हैं। 2018 वो साल था जब MQM में एक और डिवीज़न सामने आने वाली थी और ये था सेनेट इंतखाबात का मामला, जब MQM को 4 टिकट्स जारी करने थे
और 4 टिकट्स में डॉक्टर फारूक सत्तार की ख्वाहिश थी कि कामरान टिसोरी को टिकट जारी किया जाए। लेकिन फारूक सत्तार का जो मुखालिफ ग्रुप उस वक्त MKM पाकिस्तान में मौजूद था, उन्होंने काफ़ी मुखालफत की और कामरान टिसोरी को टिकट नहीं जारी होने दिया। कामरान टिसोरी भाई के हवाले से जो फरमाइश होती है, जो कि फारूक भाई की नहीं, कामरान भाई की ही होती है, फारूक भाई से कहलवाई जाती है कि उन्हीं को सामने रख के फैसले हों, उन्हीं को सामने रख के फैसले वापस लिए जाएं, वो अब हमने मानने से इनकार कर दिया। मेरे लिए शर्त रखी है कि माइनस कामरान टिसोरी, जिस पर फारूक सत्तार पार्टी से ना सिर्फ नाराज हुए बल्कि PIB में जाकर बैठ गए और वहीं से अपनी तमाम तर सियासी सरगर्मियां उन्होंने जारी रखी। कुछ मामलात में फैसले का बिलाखिर या अल्टीमेट इख्तियार सरबराह को दिया जाता है। मेरे ख्याल में यही एक मसला है। अब यहाँ पर MKM बहादराबाद और MKM PIB बने, लेकिन MKM बहादराबाद के रहनुमा कई बार डॉक्टर फारूक सत्तार को मनाने PIB गए, लेकिन फारूक सत्तार नहीं माने। आप कह रहे हैं कि सेनेट की सीट की बंदरबांट का मसला है, तो भाई लगता है उजलत और जल्दी तो आपको कहीं आखिरी दिन निकल ना जाए। मैं कड़वी कसीली बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये सवाल एक सरबराह का तो हक है उठाने का। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। जब ये तमाम तर चीज़ें हो रही थी तो MKM पाकिस्तान बहादराबाद के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन का रुख किया और डॉक्टर फारूक सत्तार को कन्वीनरशिप से हटाने के लिए वहाँ पर दरख्वास्त दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी को हेड बनाने की एप्लीकेशन जमा कराई गई और यूँ होता है यहाँ से एक और खेल शुरू और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को MKM पाकिस्तान का कन्वीनर बना दिया जाता है, जिस पर MKM पाकिस्तान की जानिब से कामरान टिसोरी को आखिरकार सेनेट का टिकट दे दिया जाता है। लेकिन हुआ वही जो कि MKM पाकिस्तान चाहती थी। 4 टिकट्स जारी किए जाते हैं, लेकिन सेनेटर डॉक्टर फरोग नसीम बनते हैं, क्योंकि उस सीट पर सेनेटर फरोग नसीम को टिकट जारी किया जाता है जो बिल्कुल पक्की सेनेट की सीट थी। सेनेट इलेक्शन 2018 के दौरान एक और चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि बहुत से MPs जो हैं वो MKM से मुनहरिफ हो चुके थे, लेकिन थे पार्टी के अंदर ही। उनकी ये बात उस वक्त आया हुई जब उन्होंने सेनेट इलेक्शन में वोट पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को डाला और यहाँ पर पता चला कि MKM के अपने MPs ही MKM के साथ नहीं हैं। फिर यूं आते हैं 2018 जुलाई के जनरल इलेक्शंस। दो 2018 के जनरल इलेक्शंस में डॉक्टर फारूक सत्तार ने MKM पाकिस्तान के टिकट पर ही इलेक्शन लड़े, क्योंकि रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जारी रहा था और डॉक्टर फारूक सत्तार ने हामी भर ली थी कि वो MKM पाकिस्तान के टिकट पर जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। 2018 में MKM पाकिस्तान ने कराची से नेशनल असेंबली की सिर्फ 4 सीट्स जीती, जबकि 2 सीटों पर हैदराबाद से कामयाब हुई और यूं नेशनल असेंबली में MKM की प्रेजेंस 7 नेशनल असेंबली की सीट से हुई, जो कि एक रिजर्व सीट उनको मिली। 2018 जनरल इलेक्शंस के बाद जब तहरीक इंसाफ को विफाक में हुकूमत बनाने की ज़रूरत पड़ी और MKM के वो 7 वोट उनके लिए इंतहाई अहम हुए, तो उन्होंने MKM को डायलॉग्स के अंदर इंगेज किया और यहाँ पर हमने देखा कि माजी में एक दूसरे की शदीद मुखालिफ जमातें एक साथ टेबल पे बैठी और ना सिर्फ ये हुआ कि वो साथ बैठ के उन्होंने मुज़ाकरात किए, बल्कि वो कामयाब भी हुए और MKM ने एक MOU भी साइन कराया PTI से कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में तरक्याती मंसूबों के लिए और इसके साथ साथ दीगर शराइत भी अपनी उस MOU के अंदर रखी। तकरीबन ये 9 नुकाती MOU वहीं पर साइन हुआ और उसके बाद MKM ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शमूलियत का ऐलान किया और वहाँ पर जो सिर्फ 7 वोट थे MKM के, वो इंतहाई अहम करार दिए जाने लगे। यहाँ पर PTI और MKM मिलकर विफाकी हुकूमत चला रहे थे और इसके एवज MKM को 7 सीटों पर भी वजारत मिली। यहाँ पर अगर हम बात करें कि फारूक सत्तार का क्या हुआ, क्या जनरल इलेक्शंस के बाद वो पार्टी के साथ रहे, तो वो नहीं रहे,
जनरल इलेक्शंस के बाद बारहा डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से ये बात कही जाती रही कि उन्हें वो वेटेज नहीं दिया जाता जो कि उनका पार्टी में हक बनता है। ना सिर्फ ये बल्कि पार्टी को भी उस तरह नहीं चलाया जा रहा। मुख्तलिफ हलकों से हमने ये बात भी सुनी कि उस वक्त पार्टी को डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी नहीं चला रहे थे। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान पूरी पार्टी को होल्ड कर रहे थे। यहाँ पर फारूक सत्तार ने इस पर एहतजाज भी किया कि उनकी बात उस तरह नहीं मानी जाती जिस तरह मानी जानी चाहिए, और वो एक बार फिर अलग हुए और उन्होंने MQM बहाली कमेटी की एक पार्टी बनाई और उसी को लेकर वो आगे चलते रहे। राब्ता कमेटी थी फारिग, राब्ता कमेटी के इख्तियारात थी फारिग। 2020 के बाद MQM में क्या कुछ होता रहा, कितनी टूट फूट हुई और फेडरल गवर्नमेंट में MQM ने PTI के साथ क्या किया, ये सब आपको तीसरी और आखिरी एपिसोड में बताएंगे।